जब से ईरान और यूएस के बीच में युद्ध थमने का ऐलान हुआ है और बातें धीरे धीरे और ज़्यादा मजबूत होती जा रही हैं, तब से शेयर बाजार में रौनक वापस से लौटती आई है। शेयर बाजार की सबसे ज़्यादा जो बड़ी चिंता थी कच्चा तेल ईरान वॉर से पहले वाले लेवल पर पहुंच चुका है, तो सबसे बड़ी राहत यहां से मिलती हुई दिख रही है और शायद यही वजह है कि बाजार लगातार तेजी का रुख अपनाए हुए है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि एक निवेशक के तौर पर हम इस तेजी को कैसे देखें। पहला कि क्या यह तेजी टिकाऊ है क्या, दूसरा सिर्फ कच्चा तेल का इंपैक्ट देखें या फिर बाकी के माहौल भी सुधर रहे हैं, तीसरा कि जो अल नीनो का इफेक्ट धीरे धीरे काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब कृषि मंत्रालय की तरफ से औपचारिक ऐलान कर दिया गया कि 100 से ज्यादा जिलों में कंटीजेंसी प्लान को एक्टिवेट कर दिया गया है। तो ये सारी चिंताएं बाजार को आगे चल करके मुश्किल में डालेंगी क्या, बहुत सारे सवाल हैं। और एक निवेशक होने के नाते जो अब तक इस इंतजार में बैठे थे कि ईरान वॉर खत्म होगा तब पैसा लगाएंगे, वो अब क्या करें। और जिनका पोर्टफोलियो ईरान वॉर के दौरान 50% से नीचे जा चुका है और अब खत्म होने के बाद भी वो वापस आने को तैयार नहीं है, तो वो क्या करें। ऐसे बहुत ही व्यवहारिक सवाल, इन सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे आज आवाज अड्डा में। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राव। इस कोशिश में हमारे साथ होंगे साइट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा सर, मार्केट एक्सपर्ट सुदीप सर, SW कैपिटल के डायरेक्टर पंकज जैन साहब और जियोजित इन्वेस्टमेंट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह साहब। शुरुआत गौरांग शाह साहब मैं आपसे ही करना चाहूंगा। सब टेंशन मुक्त है, कोई चिंता नहीं है? हालांकि चिंता तो आपको पहले भी नहीं थी वैसे। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण भाई, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। CNBC आवाज के दर्शकों को, आपको और मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को हमारा सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। मैंने एक टिप्पणी पहले भी करी थी कि अगर बस शेयर बाजार में चिंता ना हो तो मुझे चिंता हो जाती है लक्ष्मण भाई, क्योंकि शेयर बाजार का नाम ही ये है उतार चढ़ाव और आर्थिक और वैश्विक संकेतों और समाचारों के आधार पर प्रतिक्रिया देना। तो मैं ये मानता हूं कि देखिए, जहां तक युद्ध का प्रश्न है तो मेरे लिए तो अभी तक वो खत्म नहीं हुआ है। मेरे लिए वो अंत तब होगा युद्ध का जब वो निर्णायक तरीके से शांति प्रस्ताव पर हस्ताक्षर और मोहर लगेगी। 60 दिन का समय दिया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर काम करने के लिए और 30 दिनों में अमेरिका अपनी नाकाबंदी बंद करेगी और ईरान ने जो घेराव स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर किया है वो बंद करेंगे और उसके बीच में कई सारी वार्ताएं होंगी, निष्कर्ष निकाले जाएंगे और उसके ऊपर मेरे ख्याल से आत्मचिंतन किया जाएगा। मुझे अगर ज्यादा चिंता या थोड़ी बहुत परेशानी है स्थानीय संकेतों से, जिस प्रकार से मौसम विभाग ने अनुमान बारिश को लेकर के दिया है और इंद्रदेव का आशीर्वाद शायद इस वर्ष थोड़ा कम रहेगा। लेकिन अगर 100% नहीं 90% भी होता है लक्ष्मण जी, लेकिन उस बारिश के मौसम का जो फैलाव है जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, वो अगर ठीक ठाक हो जाता है तो मेरे ख्याल से ज्यादा चिंता का कारण नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ये नहीं होता है तो काफी सारी चीजों पर असर पड़ेगा, महंगाई दर पर, खपत को लेकर के, विकास दर को लेकर के, नतीजों को लेकर के वगैरह वगैरह। तो मेरा मानना है कि ये शायद परिस्थिति थोड़े समय तक रहेगी। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर अभी दे देता हूँ, शायद हम आगे जाके क्षेत्र और स्टॉक्स पर बात करेंगे कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से, इसमें हमारी कंपनी जियोजित तथा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का हितों का टकराव। लेकिन इस स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश। बिल्कुल, आपके इस डिस्क्लोजर को हम लोग स्वीकार करते हैं और आपको चिंता का इंतजार रहता है और इसलिए आप चिंता को देखते हैं, कहीं ना कहीं ढूंढ लेते हैं। लेकिन संजय सिन्हा सर को देख के लगता है मुझे कि अब चिंता वाकई हट गया है। संजय सिन्हा सर। तो लक्ष्मण जी, जैसा गौरांग कह रहे थे, स्टॉक मार्केट में अगर चिंता ना हो तो फिर स्टॉक मार्केट का जो ग्राफ है वो बिल्कुल एक तरफा ग्राफ रहेगा, या तो वो ऊपर जाता रहेगा या नीचे जाता रहेगा। तो बाजार में अगर आप देखेंगे तो किसी भी समय 3 चीजों का प्रभाव पड़ता है। शॉर्ट टर्म में बाजार पे इवेंट्स का प्रभाव होता है, मीडियम टर्म में लिक्विडिटी का होता है और लॉन्ग टर्म में वैल्यूएशंस का होता है। अभी हम इतने सारे इवेंट से घिरे हुए थे, उसका प्रभाव हम लोगों ने बाजार में शॉर्ट टर्म में देखा। लिक्विडिटी का जहां तक सवाल है, जिस तरह से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की सेलिंग भारतीय बाजार में होती आ रही थी, वो हमारे लिए एक ओवरहैंग रहा बाजार के लिए, जिसका काउंटर पॉइंट रहा डोमेस्टिक फ्लोज। लेकिन पिछले महीने जिस तरह से म्यूचुअल फंड के आंकड़े आए, आपने देखा होगा कि जो नेट इक्विटी इनफ्लो है वो मंथली SIP से कम है।
यानी कि नेट लेवल पे रिडेम्पशन ज़्यादा हुए, इनफ्लोज़ कम आए। तो क्या ये ट्रेंड महीना दर महीना इसी तरह से चलता रहेगा, तो फिर ये लिक्विडिटी के तरफ एक नेगेटिव चिंता ज़ाहिर कर सकता है। इसी के लिए हमें इस फैक्टर को कुछ महीनों तक देखना पड़ेगा कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर का जो विश्वास है भारतीय बाज़ार में, वो किस तरह से स्टेडी है। जो तीसरा फैक्टर है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि अंडरलाइंग ट्रेंड को डिसाइड करता है, वो होता है वैल्यूएशंस का। और वैल्यूएशंस में जो पिछला तिमाही गया, चौथी तिमाही फाइनेंशियल ईयर 26 का, उसके जो नतीजे आए लक्ष्मण जी, उसने सबको अचंभित किया, क्योंकि जितनी उम्मीद की जा रही थी, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन भारतीय कॉर्पोरेट सेक्टर ने किया है। अब हम जून के करीब-करीब अंत पे आए हैं और अगले 15 दिन के अंदर नतीजे आने शुरू हो जाएँगे पहली तिमाही के। ये तिमाही जो गुज़रा, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट रहा है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए और भारतीय इकोनॉमी के लिए ख़ास करके रहा है। इसमें देखना पड़ेगा कि क्या रेज़िलियंस भारतीय कॉर्पोरेट्स ने दिखाया इस डिफ़िकल्ट माहौल में और वो आगे के लिए क्या अपनी अपेक्षा जताते हैं। वो मेरे ख़्याल से एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जो कि मेरे ख़्याल से नियर टर्म में अगले कम से कम 3 महीने जब तक कि हम फेस्टिव सीज़न में नहीं घुस जाते ये डिसाइड करेगा कि बाज़ार की दिशा क्या होगी। रही बात जो ओवरहैंग अभी भी है ये 60 दिन का जो समय दिया गया है इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को, तो अगर उसका देखें तो उसका नियर टर्म इम्पैक्ट तो भारतीय बाज़ारों के लिए और भारतीय इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि जिस तरह से क्रूड की गिरावट हुई है, ये भी अप्रत्याशित है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह से क्रूड के दाम $70 पर बैरल के आसपास पहुँच जाएँगे और जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि भारत जिस भाव पे रशिया और ईरान से प्रोक्योर करेगा तेल, वो शायद इससे भी कम लेवल का होगा। तो मैक्रो इकोनॉमिक तौर पे जो चिंताएँ पहले जताई जा रही थी भारतीय बाज़ार के लिए, वो कम हो गई। तो मेरे ख्याल से अगर मॉनसून का ओवरहैंग नेगेटिव है, तो क्रूड का भाव नीचे गिर जाने का जो पॉजिटिव टेलविंड है, वो दोनों एक-दूसरे को किस तरह से काउंटर बैलेंस करते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर होगा। नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट आपने उठाया कि मानसून खराब होने की वजह से महंगाई बढ़ने का जो खतरा है उसको कुछ हद तक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट जो वो बैलेंस कर रहा है। तो ये किस तरह से इसको देखा जाए, खासतौर से वैसे सेक्टर को लेकर के सुदीप सर, जिन सेक्टर पे इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी या कमी का असर पड़ता हो। लक्ष्मण जी बिल्कुल ठीक संजय जी ने कहा। पर मैं इस पे एक तो शब्द जोड़ना चाहूंगा। देखिए ये जो एमओयू साइन हुआ है इसके बाद 60 दिन का टाइम है जिसमें डील क्लोज करना है। सारे जो मुद्दे हैं वो वहां पे रेज होगा और डील क्लोज होने की संभावना है। पर यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज जो चेंज हुआ है पिछले वेस्ट एशिया वार शुरू जब हुआ 28 फरवरी को और आज में हॉर्मुज स्ट्रेट को लेके पहले ये एक मुद्दा ही नहीं था कि ये हॉर्मुज स्ट्रेट कभी बंद नहीं होता था, ये खुला रहता था, वहां से शिपिंग लाइन्स आना जाना रेगुलर था जैसे बाकी दुनिया के शिपिंग लेन्स में है। पर ये जो वार है ये ईरान के पास एक नया टूल जिसका उपयोग वो करेंगे हर हर अपॉर्चुनिटी पे, हर क्राइसिस पे वो ये टूल यूटिलाइज करेंगे। और जब भी ये स्ट्रेट बंद किया जाएगा तभी भी कच्चे तेल के दाम पे असर आएगा, दुनिया की इकोनॉमी पे असर आएगा और ये एक नया समस्या आने वाले दिनों के लिए तैयार हो गया ट्रम्प साहब का ये ईरान अटैक करने के बाद से। तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि वोलेटिलिटी जो हम लोग पहले डील करते थे एक नया एंगल उसमें जुड़ गया है और इसके कारण बीच-बीच में आपको देखने को मिलेगा और ये 60 दिन के अंदर भी मुझे लगता है बहुत बार ये स्थिति आएगा जबकि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया जाएगा, जभी भी ये डील में कुछ गड़बड़ है ऊपर नीचे होगा। तो इसको ध्यान में रखना होगा कि वोलेटिलिटी खत्म नहीं हुआ, वोलेटिलिटी कभी भी वापस आ सकता है। अब दूसरी बात है, जैसे संजय जी ने कहा मॉनसून कम होने के कारण जो समस्याएं इकोनॉमी में होगी, उसका जो नेगेटिव असर है वो कुछ हद तक कच्चे तेल का प्राइस कम होने से न्यूट्रलाइज हो सकता है और ये बिल्कुल सही बात है।
और इस पे हम लोगों को जरूर कंसिडर करना पड़ेगा। और इंडियन मार्केट भी अगर आप एक तरह से देखेंगे, मॉनसून का इतना जो संकट, इतना जो समस्या चल रहा है, इसके बावजूद कच्चे तेल का प्राइस कम होने से मार्केट हैज बीन रिजॉइसिंग पिछला 7-10 दिन। देखिए मार्केट इज ग्रेजुअली इंचिंग अप, मूड, माहौल, मोमेंटम सब कुछ पॉजिटिव हो गया है। अच्छा, एफआईआईज ने बिकवाली बंद नहीं किया और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन थोड़ा बहुत खरीदारी अभी भी कर रहे हैं। इसके बावजूद मार्केट का मूड, माहौल और सब कुछ ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये स्थिति इंडिया के लिए इंप्रूव सिग्निफिकेंटली हुआ है। पिछली बार जब आपसे आवाज अड्डा में बात कर रहे थे तब और आज में इंडिया का सिचुएशन, मैक्रो इकोनॉमिक पोजीशन सब इंप्रूव हुआ है। पर ये सब उम्मीद होने के करेंगे बाद जब अगला आवाज अड्डा करें तो और ज्यादा इंप्रूव होता हुआ दिखे यहाँ पे। जी सॉरी, जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर पंकज जैन सर के पास चलेंगे। पर मैं इसमें यही कह रहा हूं कि अभी भी जो कमी है वो है एफआईआई का पार्टिसिपेशन। वो कमी अभी भी पूरा होते हुए दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो समस्याएं उनका इन्वेस्टमेंट को लेके है, जो कि रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडियन इक्विटी और उसका रिटर्न विजावी कोरिया, ताइवान, यूएस और ऐसे इकोनॉमी का में मार्केट में जो रिटर्न मिल रहा है, वो समस्या खत्म नहीं हुआ। दूसरा जो एआई रिलेटेड जो समस्या है, हमारे यहाँ कोई एआई रिलेटेड कंपनी, एलएलएम मॉडल जिनके पास है, ऐसा कोई कंपनी या डायरेक्टली एआई रेवोल्यूशन के साथ जुड़ा हुआ कोई कंपनी नहीं है, तो अट्रैक्टिवनेस उसके कारण भी कम है। तो एफआईआई की तरफ से बहुत बड़ा कोई इनवर्ड मूवमेंट मुझे दिख नहीं रहा है, जिसकी कमी जरूर कहीं ना कहीं जाके महसूस होगा। तो ये दो मुद्दा मैं यहाँ पे रखना चाहता था कि इस पे हम लोगों को आने वाले दिनों में भी ध्यान रखना पड़ेगा। एक वोलेटिलिटी आगे भी देखने को मिलेगा, दूसरा एफआईआई का समस्या खत्म नहीं हुआ। अब मुझे लगता है एफआई की समस्या एक है, और यहाँ पे लगता है कि हम लोग खुद ही आगे चलकर इतना स्ट्रांग होते जाएं कि एफआई को लय कि नहीं अब यहाँ पे आना चाहिए। और एफआई को शायद ये भी लग रहा है कि अभी थोड़ा बाहर रहेंगे तो डर के सरकार शायद टैक्स वैक्स और घटा दे, तब फिर आया जाएगा तो दबाव बनाया जाए। तो खैर एफआई जाने एफआई क्या चाहते हैं। लेकिन जो बाजार में मूड माहौल सुधरा है पंकज जैन साहब, वो कितना टिकाऊ आपको लग रहा है? नमस्कार लक्ष्मण जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखो, मैं इसको इस चीज में समराइज करूंगा, जैसे कि एक तो फील गुड फैक्टर डेफिनेटली मार्केट में इंप्रूव हुआ है। और मार्केट में अगर हम देखें पिछले 15 दिन में 3-4 जो चेंजेस आए हैं मार्केट में हुआ है। एक तो गवर्नमेंट ने जो ये एफसीआई डिपॉजिट्स की जो स्कीम निकाली थी, आई थिंक काफी एनकरेजिंग स्कीम है। इससे काफी एक फील गुड फैक्टर आया है और काफी रुपये को स्टेबिलिटी मिली, और ये माना जा रहा है कि काफी अच्छा फंड्स मॉप अप हो सकते हैं अगले कुछ महीनों में इस स्कीम में। और इसको लेके एक बैंक्स में काफी स्टेबिलिटी आएगी, नेट इंटरेस्ट मार्जिन में काफी स्टेबिलिटी आएगी, और सबसे बड़ा रुपी डॉलर में स्टेबिलिटी आएगी। तो दैट हैज बीन वन फील गुड फैक्टर। उसके बाद ये जो एमओयू साइन हुआ है, ठीक है कि फ्रेजाइल ट्रूस है बिटवीन यूएस एंड ईरान, एंड वी आर बैक टू व्हाट वी वर अबाउट फ्यू मंथ्स बैक, जो था कि भाई ठीक है हॉर्मूज कंडीशंस के साथ खुला हुआ है, क्रूड इज बैक टू 72-73। रादर अब क्रूड के साथ ऐसी बातें आ रही हैं कि क्रूड कुड फॉल डाउन मच इन अ मच बिगर वे, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए आज से 5-6 महीने पहले ईरान का क्रूड मार्केट में नहीं था, वेनेजुएला का क्रूड मार्केट में नहीं था। और जो ये वॉर हुई उससे जो काफी देशों ने अपने जो एक जो यूज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उस पर जो कुछ एक कदम उठाए, उससे थोड़े से कंजम्पशन में भी असर आया। So you never know, one on a short term basis crude could settle down much below 70 also, अगर ईरान और यूएस में दोबारा से टेंशन नहीं होते। बट दैट इज अ वेरी फ्रेजाइल टूर्स, और मेरे को लगता है कि ये छोटी मोटी दिक्कतें चलती रहेंगी। बट मार्केट में एक ये भी धारणा है कि नवंबर में जब प्रेसिडेंट ट्रंप या यूएस में एक जो मिड टर्म पोल्स आ रहे हैं कि नवंबर तक कम से कम एटलीस्ट ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस नवंबर तक कम से कम कोई बड़ा नेगेटिव फैक्टर या बड़ी टेंशन या बड़ा दोबारा से एनी काइंड ऑफ वायलेंस बीच में नहीं आना चाहिए। सो आई थिंक तो लेट्स टेक इट वीक बाय वीक, लेट्स टेक इट मंथ बाय मंथ। तो मेरे को लगता है कि यहां से लेके अगले कुछ एक महीने तक मार्केट में काफी डिसेंट फील गुड फैक्टर है। उसी को लेके अगर हम देखें जो हमारे अपने भी इन हाउस भी या बाहर के भी जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स या फंडल एक्सपर्ट्स वगैरह की बात करें, इंस्पाइट की Q1 में रिजल्ट्स में चैलेंजेस आ सकते हैं,
कुछ ऐसी एक काफी धारणाएं आ रही हैं कि मार्केट कुड बी हेडिंग टू लेवल्स क्लोजर टू 25,500 26,000 ऑन अ निफ्टी. सो दैट ऑगर्स वेरी वेल. बट इसके अंदर सिर्फ ये देखने वाली बात है, वन विल हैव टू रियलाइज कि कौन से सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से सेक्टर्स नहीं परफॉर्म कर रहे. सो ऑल इन ऑल मेरे को लगता है कि मार्केट में फील गुड फैक्टर वापस आया है. और उसकी एक ऑन अ लाइटर साइड यू कुड से, जब आज हम क्लोजिंग कर रहे थे, आई थिंक जो एक्टिव ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं या जो हमारे साथ हैं, उनमें इस चीज का ज्यादा एक रोष था कि कल मार्केट बंद है, मे बी वी आर लूजिंग अपॉर्चुनिटी टू नहीं होगा. बट आई थिंक कम बैक, ट्रेडर्स हैव कम बैक to the only hope and funds की एक्टिविटी, ठीक है, अपनी एक्टिविटी, सेलिंग एक्टिविटी और फैक्टर मार्केट में वापस आया. कितना सस्टेनेबल है, कितना आगे तक जाता है, वक्त बतलाएगा. बट आई थिंक वी आर मोर ऑप्टिमिस्टिक ऑन मार्केट रादर देन बीइंग टॉकिंग अबाउट स्टैग्नेशन और पेसिमिज्म इन द मार्केट. बिल्कुल आपने सही कहा. जब मार्केट में पैसा बन रहा हो तो लोगों को तो घड़ी जो है बड़ी तेज से चल रही होती है, और जब पैसा डूब रहा होता है तो घड़ी थमती हुई रह जाती है. तो ये लोगों को रहता है कि बाजार थोड़ा देर और खुला रहा है, फिर जल्दी बंद हो जाए. लेकिन एक सवाल आप ही से पूछूं, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा. पंकज जैन साहब, अगर मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक पे आऊँ तो कच्चे तेल का गिरना ब्याज दर से रिलेशन को देखते हुए आपके हिसाब से कौन से सेक्टर को एक अच्छा बूस्ट यहां से मिलता हुआ दिख रहा है? देखो लक्ष्मण जी, इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है. आई थिंक सबसे सीधा डायरेक्ट असर जो एक इंटरेस्ट ड्रिवन फैक्टर्स हैं, जो अगर हम बात करें, बिल्कुल डायरेक्ट बात करें, आई थिंक बैंकिंग सेक्टर शुड रिजवाइज, जो कि एक थम्स अप हम देखने को मिल रहा है. एनबीएफसी सेक्टर शुड रिजवाइज. और जो एक मार्केट में एक आज से कुछ हफ्ते पहले ऐसे लग रहा था कि वी आर एक्टिवली हेडिंग टुवर्ड्स rise in interest rate kind of a scenario rather than any cutting down of interest rate. मेरे को लगता है कि उस चीज को बढ़ावा मिलता है. आरबीआई गवर्नर तो खैर पहले भी कह रहे थे कि आई मीन नो हरी टू, या देयर इज नो एक्टिव टॉक्स ऑफ इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट. बट तो मेरे को लगता है उस चीज को बढ़ावा मिलता है. और जिस तरह से हम देख रहे थे रैपिडली हमारी करेंसी गिरे जा रही थी, क्लोजर टू 97 आ गई थी, उस चीज में काफी स्टेबिलिटी देखने को मिली. और ये माना जा रहा है कि उसमें और स्टेबिलिटी मिलेगी. रादर आई बीन टॉकिंग टू फ्यू पर्सन्स हु आर बेस्ड इन गल्फ एंड आउटसाइड, जो ये 3 से 5 साल की जो एफसीएनआर स्कीम लगाई है, मैंने कहा इसमें जो सारा जो रूपी डेप्रिसिएशन का जो हिट अगर होता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगेगा. बट देयर इज अ टॉक कि इट मे सो हैपन कि नेक्स्ट 3 to 4 years आर रूपी में स्ट्रेंथन अ बिट, और गवर्नमेंट को ज्यादा हिट ना लगे जो जिस तरह के अब हम आगे इकोनॉमी फोर्सी कर रहे हैं. सो आई थिंक दोज आर वेरी कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर. बट मेरे को लगता है जो आपने कहा कि इस चीज का सबसे डायरेक्ट असर मेरे को लगता है कि बैंकिंग स्टॉक्स पे है, एनबीएफसी स्टॉक्स पे है, रियल एस्टेट स्टॉक्स पे है, एंड ओवरऑल इकोनॉमी पे आई थिंक पड़ना चाहिए. एंड वंस एफआईज को भी रियलाइज होता है कि आर इकोनॉमी इज बैक टू द पाथ ऑफ ग्रोथ, क्रूड का जो असर था अब पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा. मॉनसून इज द ओनली फैक्टर. अगर मॉनसून जिस तरह से मॉनसून ने अब वेस्टर्न रीजन में दस्तक दे दी है, दिल्ली में भी अब छोटी मोटी बारिश देखने को मिल रही है, दैट इज एडिंग टू द फील गुड फैक्टर ऑफ द लॉन्गर वीकेंड. सो आई थिंक दिस इज वन सेक्टर जिसमें डायरेक्टली असर होगा. उसके अलावा देर आर 3, 4, 5 एक्टिव सेक्टर जहां पर हम देख रहे हैं लोगों का अच्छा पैसा बन रहा है. और उन सेक्टर्स में जो एक सबसे बड़ा एक कॉमन चीज है, अपार्ट फ्रॉम द ग्रोथ इज वन ऑफ द कॉमन फैक्टर. उन सेक्टर्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है अच्छी कंपनी में. उसके अलावा दो सेक्टर्स आर नॉट लार्ज कैप सेक्टर्स, जहां पर अगर हम देख रहे हैं एफआईज की जो एक डैम्पनेस आ रही है, जो एफआईज की सेलिंग आ रही है, विच टेंड्स टू डैम्पन द स्पिरिट, वो लार्ज कैप स्टॉक्स हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हो, चाहे वो बैंकिंग स्टॉक्स हो, चाहे वो एनबीएफसी स्टॉक्स हो, या बड़े ऑटोमोबाइल स्टॉक्स हो. आई थिंक वहां पर हम देख रहे हैं, एंड दैट इज द रीजन. अगर हम म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस की भी देखें तो लार्ज कैप फंड्स हैव नॉट बीन एबल टू डू एनीथिंग इन लास्ट 12 months और 18 months, बट मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स, दे आर बैक इनटू एक्टिविटी. कुछ मिड कैप फंड्स तो अपने 52 वीक हाई के आसपास पहुंच गए हैं. सो दैट इज द रीजन. उसका रीजन कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं. इट इज टू बी सीन, क्योंकि लार्ज स्टॉक्स में एफआई सेलर हैं तो वहां पर डैम्पनेस आ जाती है. बट गुड मिड कैप जहां पर सेक्टर्स में अच्छे हैं वहां पर अच्छा पैसा बन रहा है. एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू गाइड आवर क्लाइंट्स. तो दो चीजें आपने बड़ा इंपॉर्टेंट कही. पहली बात तो
कि अगर ब्याज दर बढ़ने की संभावना कम हो जाती है, खत्म होती है, तो बैंकिंग सेक्टर, एनबीएफसी सेक्टर यहाँ पे काफी ज्यादा रौनक लौटेगी। और दूसरा, लार्ज कैप से एफआई जा रहे हैं तो मिड कैप में अच्छा यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल रहा है। गौरांग शाह साहब, पहला सवाल कि अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो मैं देख भी रहा हूं पिछले कई दिनों से बैंकिंग सेक्टर में अच्छी खासी रौनक है और इस बार प्राइवेट बैंकों ने ज्यादा इसको लीड करना शुरू किया है। आप कहां स्कोप देख रहे हैं? लक्ष्मण जी देखिए, मैंने हर बार जब कभी भी हम हमारे चैनल सीएनबीसी आवाज पर आते हैं या फिर सहयोगी चैनल सीएनबीसी बाजार या सीएनबीसी टीवी 18 पर आते हैं, तो हमने बहुत स्पष्ट रूप से एक बात रखी है सामने कि अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं और आपके पास एक पोर्टफोलियो है, तो उस पोर्टफोलियो का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग जो है वो वित्तीय क्षेत्र होना चाहिए, जहां पर सक्षम और मजबूत चुनिंदा सरकारी बैंक, उसी तर्क पर निजी क्षेत्र की बैंक और उसी तर्क पर एनबीएफसी। देखिए, एक विचारधारा हमारी ये है कि अगर जो नीतियां सरकार ने सामने रखी हैं और जिस प्रकार से विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, भारत जो पूरी दुनिया से आयात करता था वो आने वाले भविष्य में निर्यात करेगा, ये सब करने के लिए विदेशी मुद्रा को हमारे देश में एफडीआई के रूप द्वारा आने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। और उस परिस्थिति में मेरा ये मानना है दो क्षेत्र की बहुत ही अनिवार्य होगा योगदान देना। पहला तो है वित्तीय क्षेत्र और दूसरा है ऊर्जा क्षेत्र। तो मैं तो ये मानता हूं कि कम से कम वो निर्भर करता है कि निवेशक की समय कितना है, उम्र क्या है, जोखिम झेलने की क्षमता कितनी है और कितना मुनाफा उनको कमाना है, लेकिन कम से कम 15 से 20% निवेश जो है पोर्टफोलियो का वो वित्तीय क्षेत्र, थोड़ा ज्यादा भी कर सकते हैं आप। आपके दर्शकों की सोच और समझ को सरल करने के लिए मैं कुछ नाम भी दे देता हूँ। पहले मैं एनबीएफसी से शुरुआत करता हूँ, तो श्रीराम फाइनेंस और बजाज फाइनेंस एज ए स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर सेबी का जो भी है उसको सामने और मान देते हुए, बजाज फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस एनबीएफसी में से, सरकारी बैंकों में से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा, निजी क्षेत्र बैंक में से मुझे एक दिग्गज बैंक पसंद करनी हो तो नतीजों के आधार पर जो हमने रुझान देखा है तो आईसीआईसीआई बैंक, तुलना अगर हम करते हैं एचडीएफसी बैंक या एक्सिस बैंक के साथ, उन दोनों पर भी खरीदारी की राय, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक और एक छोटी मझोली बैंक है दक्षिण भारत स्थापित फेडरल बैंक। तो एक मेरे ख्याल से एक अच्छा सा पोर्टफोलियो वित्त क्षेत्र का खड़ा हो सकता है। तो ये एक अच्छा सा पोर्टफोलियो यहाँ पे दिख रहा है। हमारे साथ सुदीप सर हैं। सुदीप सर, ये जो बैंकिंग सेक्टर की सर ने बात करी, इसके अलावा इन्होंने पावर सेक्टर की बात की थी। पावर पे बहुत इन्होंने डिटेल दिया नहीं। पावर पे आप कहाँ पे देख रहे हैं? क्योंकि पावर पे हम लोग जो फील कर रहे हैं वो है कि रिन्यूएबल एनर्जी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है। इन सब के बावजूद पावर कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, पावर के ढेर सारे ट्रांसमिशन लाइन बिछ रहे हैं, तो पावर में बहुत सारा सेक्टर होता है। आपको कहाँ पोटेंशियल दिख रहा है? पिछले कुछ दिनों से पावर इक्विपमेंट कंपनियां काफ़ी अच्छा कर रही हैं। लक्ष्मण जी, गौरंग भाई ने बिल्कुल सही कहा। पावर क्षेत्र में हमारा भी पॉजिटिव व्यू है और हम लोगों को लगता है कि एक सेक्युलर पॉजिटिव ट्रेंड एंटायर पावर सेक्टर में देखने को मिल रहा है और ये अगला 5-10 साल तक चलेगा। अगर आप किसी भी बड़े पावर कंपनी की अनाउंसमेंट पे ध्यान दें, अब अदानी पावर का, अदानी ग्रुप का कल एजीएम था तो उन्होंने 45 गीगावाट नया पावर कैपेसिटी लगाने की बात की। एनटीपीसी की तरफ से भी सिमिलर ऐलान आया हुआ है, टाटा पावर की तरफ से भी बहुत बड़ा ऐलान आया हुआ है। तो बहुत बड़ी कैपेसिटी क्रिएशन इंडिया में होने जा रहा है अगला 5-10 साल में, और ये कैपेसिटी क्रिएशन इस पे ट्रेडिशनल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी दोनों का हिस्सा रहेगा। अगर आपने ध्यान दिया होगा, एक समय हम लोग कहते थे कि ट्रेडिशनल एनर्जी का दिन खत्म हो गया, कोल बेस्ड पावर प्लांट और नहीं लगेगा, बॉयलर की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिन्यूएबल पे होगा। पर आज वो स्थिति नहीं है। आज रिन्यूएबल में भी जबरदस्त काम हो रहा है, साथ में जो ट्रेडिशनल एनर्जी है, जो 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 कोल फायर्ड जो प्लांट्स है वहां पे भी काम हो रहा है, गैस फायर्ड प्लांट्स पे काम हो रहा है, हाइड्रो एनर्जी पे काम हो रहा है, हर तरफ काम हो रहा है। और हमारे इतना बड़ा देश का जो रिक्वायरमेंट है वो मीट करने के लिए हर तरह की एनर्जी चाहिए होगा। और इसको अगर हम ध्यान में रखें तो मुझे लगता है जो पावर प्रोड्यूसर्स है यहाँ पे जरूर आपका ध्यान रहना चाहिए। और इनमें से मुझे बहुत दिनों से, पिछला शायद
1 डेढ़ साल से मैं कह रहा हूँ कि एनटीपीसी मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है यहाँ पे ज़रूर खरीदारी करना चाहिए। रिलेटिवली प्राइस भी अट्रैक्टिव है। ये बात बिल्कुल सही है कि पिछले 1 डेढ़ साल से पावर सेक्टर ने अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, पर इसका मतलब नहीं है कि आगे नहीं देगा। मुझे लगता है आगे अच्छा रिटर्न मिलेगा। अच्छा, इतना बड़ा पावर कैपेसिटी आने वाले दिनों में क्रिएट होने जा रहा है, इसकी फंडिंग के लिए पावर फाइनेंशियर्स जो है उनका बहुत बड़ा रोल होगा। हम्म, तो पीएफसी, आरईसी ठीक है, आगे मर्जर भी हो जाएगा, पर पीएफसी, आरईसी और इरेडा इन तीनों में अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है। पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, वहां पे अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है और आने वाले दिनों में भी ये ट्रैक्शन बरकरार रहेगा। और देखिए, पावर जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है उनके लिए और एक अपॉर्चुनिटी है ग्लोबली जो सप्लाई चेन उसके साथ इंटीग्रेटेड होने का। हमारे यहाँ हिताची एनर्जी देखिए, सीमेंस देखिए, जी वर्नोवा देखिए, इन सब के लिए जो पेरेंट कंपनी है उनका नेटवर्क का इस्तेमाल करके मेक इन इंडिया का बेनिफिट लेने की संभावना है, अपार्ट फ्रॉम केटरिंग टू लोकल डिमांड। तो मुझे तो लगता हालांकि है ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम इस सेक्टर में अगला 5 से 10 साल देखने को मिलेगा। हाँ, हड़बड़ा के अगर आप कोई बोले कि आज मैं इन्वेस्ट करूं 7 दिन में, 6 महीने में क्या प्रॉफिट होगा, वो बताना मुश्किल है। पर एक लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर कोई इस सेक्टर में निवेश करे, उसको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। हालांकि मैं इसको दो तीन नज़रिए से देख रहा था, क्योंकि एक तो जिस तरीके से सिर्फ इंडस्ट्री नहीं, इंडस्ट्री या फिर घरेलू चीज़ें व्यवस्थित होती हैं तो वैसे पावर कंजम्पशन बढ़ता जाता है। और दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले अगर तुलना करी तो भारत में सालाना देखें तो प्रति व्यक्ति 1200 से 1400 यूनिट की खपत यहाँ पे होती है, जबकि दुनिया के बाकी देशों में कई गुना ज़्यादा है। एवरेज औसत तो आप 6400 यूनिट प्रति व्यक्ति की होती है। तो पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा दिखता है। संजय सिन्हा सर। बिल्कुल सही लक्ष्मण जी। अगर आप टॉप डाउन बेसिस पे देखें तो पावर सेक्टर की जो अपॉर्चुनिटी है वो स्ट्रक्चरल और सेक्युलर अपॉर्चुनिटी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो टॉप डाउन अपॉर्चुनिटी दिखता है वो नॉर्मली जरूरी नहीं है कि वो स्टॉक मार्केट के प्राइसेस में ट्रांसलेट हो। जी। उदाहरण के तौर पे अगर आप देखेंगे तो इंश्योरेंस भी भारत में एक सेक्युलर और स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इंश्योरेंस क्षेत्र के जो स्टॉक्स हैं उनका प्रदर्शन बिल्कुल लैकलस्टर रहा। क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा कई बार होता है कि अगर उस सेक्टर पे रेगुलेशन का ओवरहैंग रहा तो निवेशक थोड़े सहम जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि शॉर्ट टर्म में कोई रेगुलेटरी चेंजेस हो और उसके कारण सेक्टर की आउटलुक बदल जाए। जहां तक पावर सेक्टर की बात है, तो पावर सेक्टर में तो नो डाउट स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी है और उसने अगर आप पिछले 3 साल का प्रदर्शन देखें, तो भले ही रोटेशनल तौर पे मतलब कभी रैली आई फिर थम गई, फिर दोबारा रैली आई फिर थम गई, लेकिन ऑन अ 3 ईयर होराइजन हमारे ख्याल से पावर सेक्टर के स्टॉक्स ने काफी अच्छा प्रदर्शन दिया है। तो इस सेक्टर को प्ले करने के लिए मैं कहूंगा लक्ष्मण जी कि इस सेक्टर को ना 4 सब सेक्टर में बांट दीजिए। पहला सब सेक्टर हुआ जनरेशन, दूसरा सब सेक्टर हुआ ट्रांसमिशन, तीसरा सब सेक्टर हुआ डिस्ट्रीब्यूशन और चौथा सब सेक्टर हुआ एंसिलरी। तो इनमें अगर आप देखेंगे तो चारों सेक्टर में काम हो रहा है। जहां पर जिस तरह से आपने कहा कि भारत में औसतन 1200 से 1300 यूनिट की खपत होती है, वेयरएज इंटरनेशनली ये खपत करीब 9000 यूनिट की होती है। तो जैसे जैसे भारत में इनकम लेवल बढ़ेंगी, हम ज्यादा अप्लायंसेस खरीदेंगे, तो नो डाउट पावर का डिमांड बढ़ेगा। प्लस साथ ही साथ दो और चीजें हो रही है ना लक्ष्मण जी। एक तो ये कि हम बहुत तेजी से इंडस्ट्रियलाइज कर रहे हैं अपने देश को, मैन्युफैक्चरिंग पर हमारा फोकस है, तो उसमें भी पावर की खपत होगी। और दूसरा जो एक मेजर कंजम्पशन का सेक्टर आएगा वो होगा डेटा सेंटर। तो देयरफॉर जनरेशन कैपेसिटी एक्सपैंड होगी, उसमें कोई शक नहीं। बाजार जनरेशन में जो ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ पावर रहे हैं, जो फॉसिल फ्यूल के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते थे, उसके बदले में जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उसको वैल्यूएशन ज्यादा देती है। और आपने देखा होगा अभी हाल के दिनों में ज्यादातर जो प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो रहे हैं वो रिन्यूएबल के हो रहे हैं। इनफैक्ट अगर रिलायंस का भी अगर आप हाल का एजीएम आपने अगर सुना होगा तो उनकी एक मैसिव कैपेसिटी सोलर की सेटअप हो रही है गुजरात में। तो मेरे ख्याल से इस सब सेक्टर में डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जो हियर एंड नाउ अपॉर्चुनिटी है विद इन पावर वो मेरे ख्याल से ट्रांसमिशन सेक्टर में है, क्योंकि वहां पर काम ऑलरेडी चालू है और बहुत ज्यादा हमको काम करना है।
डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में थोड़ी एक्टिविटी आई और उसका प्राइस डिस्कवरी बहुत जल्दी हो गया, तो मैं थोड़ा उस सेक्टर में अभी कॉशियस हूँ। लेकिन जो चौथा सब सेक्टर मैंने कहा एंसिलरी का, जो कि सपोर्ट कर रही हैं इन तीनों सेक्टर को बाय इक्विपमेंट की सप्लाई या फिर सर्विसेज की सप्लाई, वो सेक्टर मेरे ख्याल से आज बहुत प्रॉमिसिंग है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कह दूं कि इसके स्टॉक्स की वैल्यूएशन भी रिच है। हो सकता है कि इनकी वैल्यूएशन यहां से भी और रिच हो जाए, प्रोवाइडेड अगर उनकी अर्निंग्स उसको सपोर्ट करेंगी, तो इसमें और भी आपको अप ट्रेंड दिखता रहेगा। एक दूसरा सेक्टर जो गौरांग शाह साहब ने कहा था वो था आपको बैंकिंग सेक्टर को लेकर के। पंकज जैन साहब, बैंकिंग में भी जैसे इन्होंने संजय सर ने बांटा, वैसे मैं भी बैंकिंग में 3-4 सब सेक्टर देख रहा होता हूँ। सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, वहाँ भी एनबीएफसी है, वहाँ भी मिड कैप बैंक हैं। तो आपको कहाँ पोटेंशियल दिख रहा होता है? देखो लक्ष्मण जी, बड़ा स्कैटर्ड है इसके अंदर ना। टू यूज वन ब्रश टू पेंट एवरीथिंग इन बैंकिंग सेक्टर, आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट सिनेरियो होगा। इसमें हमारा व्यू पॉइंट काफी क्लियर है, एंड दैट इज व्हाट वी हैव बीन गाइडिंग आवर क्लाइंट्स। इसमें अगर हम देखें, वी आर मोर ऑप्टिमिस्टिक बुलिश ऑन बिगर बैंक्स। अगर हम जो देखें, अगर हम अभी जो रिसेंट में जो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की FCNR डिपॉजिट के लेकर, अगर उसी को एक हम एग्जाम्पल लेके चलें, तो इसमें यह माना जा रहा है कि ज्यादातर मॉपिंग अप ऑफ द फंड्स, अगर 70 से 80% मॉपिंग ऑफ द फंड्स वुड बी डन बाय द 3-4 बिगर बैंक्स, जिनका प्लेटफॉर्म बड़ा है, जिनका ब्रांड बड़ा है, और जहां पर लोगों को ज्यादा एक विश्वास हैगा कि इफ आई एम कमिटिंग बिगर फंड्स, इट इज एब्सोल्युटली डेड सेफ इन दोज काइंड ऑफ थिंग्स। सो जस्ट टू नेम अ फ्यू, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुआ, ICICI बैंक हुआ, HDFC बैंक हुआ, आई थिंक दीज आर द बैंक्स व्हिच वुड टेंड टू कमांड द स्टेबिलिटी। ठीक है, पिछले दिनों जैसा मैं अभी कह रहा था कि बैंकिंग सेक्टर एज सच, लार्ज कैप बैंक्स एज सच हैव नॉट डन मच इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स टू द इन्वेस्टर्स बिकॉज ऑफ FI सेलिंग, और वो देखने वाली बात होगी कि आगे जाके जब ये थोड़े से और बढ़ते हैं, क्या ऊपर के लेवल्स पे FIs की फिर से सेलिंग आती है या और सेलिंग आती है, दैट कुड एक्ट एज द डैम्पर। सो दैट इज वन थिंग। तो छोटे PSUs बैंक, छोटे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में हम बहुत ज्यादा एग्रेसिव या बुलिश नहीं है। उसमें सिलेक्टिवली सम ऑफ द स्मॉलर प्राइवेट बैंक्स, जहां पर हम देख रहे हैं कि एक शिफ्ट आ रहा है, शिफ्ट इन मैनेजमेंट आ रहा है। देयर आर फॉरेन प्लेयर्स हु आर बाइंग एग्रेसिव स्टेक्स इन दोज बैंक्स, एंड इवेंचुअली दोज बैंक्स, फ्यू ऑफ दोज बैंक्स में टर्न आउट टू बी मल्टी बैगर्स। सो वो एक थोड़ा सा हायर रिस्क हायर गेन काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी हो सकती है। बट स्मॉलर PSUs बैंक में थोड़ा सा हमारा बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्टिव व्यू नहीं है। वी आर एज ऑफ नाउ वी आर नॉट एग्रेसिव ऑन दोज बैंक। NBFC में भी जैसे जो लार्जर NBFCs हैं, जो 3-4 बड़े दिग्गज NBFCs है, हु आर एग्रेसिवली एम्ब्रेसिंग द टेक्नोलॉजी, AI को बहुत अच्छी तरह एम्ब्रेस कर रहे हैं, अच्छी ग्रोथ दे रहे हैं, मैनेजमेंट अच्छा है, सो वहां पर भी आई थिंक इट्स अ नो ब्रेनर काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, +-5-7% करेक्शन आते रहेंगे, बट अल्टीमेटली डाउन द लाइन अगर 1-1.5-2 साल के बाद आप देखेंगे तो मेरे को लगता है कि काफी अच्छे रिटर्न मिलेंगे। दैट इज व्हाट वी हैव बीन गाइडिंग आवर इन्वेस्टर्स। उसके अलावा लक्ष्मण जी, मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जैसे अभी आप को पैनलिस्ट से पूछ भी रहे थे, देयर आर 2-3 एग्रेसिव सेक्टर्स विच आर अवेलेबल विद अस, जहां पर हम ग्लोबल लीडर्स हैं। ग्लोबल लीडर्स नहीं भी है तो हम एग्रेसिवली ग्लोबल लीडर्स उसमें बन रहे हैं। हमारे पास क्वालिटी है, क्वालिटी मैनेजमेंट है, क्वालिटी मैन पावर है। और उस सेक्टर्स को अगर हम देखें, ऑटो एंसिलरी, आई थिंक वी आर सॉर्ट ऑफ गिविंग ऑटो एंसिलरी प्रोडक्ट्स टू द ग्लोब। अगर हमारे जहां पर देखें जिस तरह की कैपेसिटी है, जिस तरह की क्वालिटी है, आई थिंक दैट इज वन सेक्टर जिसपे हम सुपरली बुलिश हैं। दैट सेक्टर परफॉर्म वेल। ठीक है, वैल्यूएशन इतने अब सस्ते नहीं रहे हैं, बट आई थिंक दैट इज वन सेक्टर, उसमें अगर थोड़ा सा ढंग से पिक एंड चूज किया जाए 5-7 कंपनीज को, दैट इज वन सेक्टर विच कुड कंटिन्यू टू गिव गुड रिटर्न्स। उसके अलावा हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर, आई थिंक दिस इज वन इंडस्ट्री जहां पर अगेन हम ग्लोबल लीडर हैं, जहां पर R&D भी काफी स्पेंड हो रही है, इनोवेशन भी हो रही है, काफी ज्यादा एक्सपेंशन भी हो रही है, तो एंड मैनेजमेंट काफी अच्छे हैं। एंड जिस तरह का हम देख रहे हैं कि इस फील्ड में ग्रोथ देखने को मिल रही हैगी, सो दैट इज वन सेक्टर। मेरे को लगता है कि फार्मास्यूटिकल इज वन सेक्टर जो कि आने वाले वक्त में आई डोंट नो इन विच टाइम फ्रेम दैट विल हैपन, बट कुड गिव वेरी गुड स्मार्ट रिटर्न्स। इसमें इट्स एक्यूमुलेशन ऑन मोस्ट ऑफ द फॉल्स।
इसी तरह हेल्थ केयर, आई थिंक द काइंड ऑफ हेल्थ केयर इंडिया इज प्रोवाइडिंग, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट इन क्लास इन द वर्ल्ड. सो दैट इज वन सेक्टर. और इन तीनों चारों सेक्टर में एफआईज की बहुत ज्यादा ओनरशिप नहीं है, रादर अंडर ओनरशिप है, तो वहां पर यह भी डर नहीं है कि उनकी बहुत बड़ी सेलिंग आ जाएगी. सो अपार्ट फ्रॉम पावर इक्विपमेंट, सम ऑफ द एनबीएफसी, सम ऑफ द बैंकिंग, ये 3-4 सेक्टर हैं जिस पे हमें लगता है कि काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, काफी अच्छे मिड कैप स्टॉक्स अवेलेबल हैं जो कि यहां से भी काफी कंपाउंडिंग रिटर्न दे सकते हैं. इट इज जस्ट दैट यू हैव टू डू योर होमवर्क प्रॉपरली और यू हैव टू हैव अ गाइड हु कुड गाइड यू प्रॉपरली. दरअसल मैं यही पूछना भी चाह रहा था, क्योंकि सेक्टर देना और बाकी हम लोग एनालाइज करते हैं कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कहाँ पर रिटर्न आया, कहाँ पर रिटर्न नहीं आया, कहाँ पोटेंशियल है. लेकिन बहुत सारे जो टेंशन थे वो दूर हो गए हैं. तो चूंकि आप लोग तो बहुत सारे इन्वेस्टर से मिलते होंगे, आपके क्लाइंट होते होंगे, आजकल उन लोगों के मन में चल क्या रहा है? गौरांग शाह से कुछ बताइए ऐसी बात जो आमतौर पर आप पर्दे पे बताते नहीं हैं. जो आते हैं लोग सब आज तक क्या आपसे क्या पूछते हैं कि अब क्या करना है? कुछ पूछते हो, कुछ डिफरेंट सवाल, कुछ उन लोगों के मन में क्या चल रहा होता है? पिछले कुछ सालों में आम निवेशक की जो सोच समझ और अनुभव है वो बहुत ऊपरी स्तर तक गया है. आज से कुछ सालों पहले अगर 4-5% बाजार में करेक्शन आ जाता था तो लोग दौड़ दौड़ के शेयर बेचने की बात करते थे. आज की तारीख में बड़ा परिवर्तन हुआ है और ये मैं जमीनी स्तर पर जो हम निवेशकों को जागरूक करने का अभियान चलाते हैं वहां पर हम अहम भूमिका निभाते हैं. काफी भारत भ्रमण होता है हमारा. पिछले हफ्ते ही हम कर्नाटका में थे और लोगों से मिला मैं, और पहले सवाल था कि क्या बेचूं, अब सवाल आता है कि क्या खरीदूं, या फिर कोई सक्षम और मजबूत कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में है, क्या उसमें और जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए. और कुछ ऐसे भी निवेशक होते हैं जहां पर ये जो माहौल चल रहा था और जो क्षेत्र प्रभावित हुए उबलते हुए कच्चे तेल के दाम को लेकर के या फिर नेचुरल गैस एलपीजी को लेकर के, तो वो हमको आकर के पूछते थे कि ये जो नीचे के तरफ के दायरे हम देख रहे हैं कुछ क्षेत्र में, चाहे फिर वो ऑटो क्षेत्र हो गया, उड़ान क्षेत्र हो गया, या फिर कुछ हद तक मेटल सेक्टर वगैरह, वो ये पूछ रहे थे कि एक कॉन्ट्रा कॉल लेने का ये समय है क्या. तो ये निर्भर होता है लक्ष्मण भाई, हर एक निवेशक एक ही विचारधारा, एक ही सोच, एक ही जोखिम झेलने की क्षमता से नहीं चलते हैं. हर एक निवेशक की अलग अलग हाजमा होता है, अलग अलग जोखिम झेलने की क्षमता होती है और नजरिया अलग अलग होता है. तो जिनको ऐसा लग रहा था कि नहीं ये नीचे के तरफ के दायरे में लंबी अवधि का मौका है, तो हमने उस समय पर भी ऑटो क्षेत्र में निवेश करने की राय दी थी. एक उदाहरण देता हूँ, इंटरग्लोब एविएशन. पिछले साल 5 दिसंबर के आसपास मेरे ख्याल से वो घटना घटी थी, उड़ानें रद्द हुई थी. 3,500 के आसपास पहुंच गया था अगर मेरी याददाश्त सही है, और आज देखिए कहां पर खड़ा है. तो ये यार दिसंबर और जून में ज्यादा अंतर नहीं है, ज्यादा समय नहीं हुआ. अगर आपने तब ये विचारधारा और हमने उस समय पर कुछ जो निवेशक के पास जोखिम झेलने की क्षमता है, हमने इंटरग्लोब में भी निवेश करने की राय दी थी. ऑटो क्षेत्र में जब कच्चा तेल उबल रहा था, लोग सोच रहे थे कि गाड़ियां पेट्रोल डीजल बेचना बंद हो जाएंगे, तब भी हमने राय दी थी. कुछ लोग सोच रहे थे कि खपत को लेकर के ये बारिश का मौसम अगर ऐसा हो रहा है तो शायद खपत क्षेत्र पर, चाहे वो फिर डिस्क्रिशनरी हो या नॉन डिस्क्रिशनरी, तो हमें लग रहा है कि मौका है. तो ये निर्भर होता है लक्ष्मण भाई, ऐसा नहीं कि एक ही मापदंड सभी निवेशकों के लिए होता है. हाँ, लेकिन मेरा जो अनुभव रहा है, कभी कभी क्या होता है ना लक्ष्मण भाई, कि अगर बहुमत एक तरफ होता है और आप उस बहुमत से सहमत नहीं हो और आपकी विचारधारा विपक्ष की है, तो शेयर बाजार में कभी कभी विपक्ष में होना भी फायदेमंद साबित होता है. नहीं, विपक्ष में होना पता नहीं शेयर बाजार में फायदेमंद होता है, बाकी जगहों तो बहुत फायदेमंद होता नहीं है. संसद में विपक्ष में बैठी तो बहुत फायदा होगा. शेयर बाजार की बात कर रहा हूँ. संजय सिन्हा सर, आपके पास इन्वेस्टर्स लोग आ रहे होते हैं, तो आजकल क्या पिछले 2-4 दिनों में क्या उनका मूड माहौल बदला है? कुछ लोग ऐसे भी हो कह रहे हैं कि देखिए मैं तो अभी रुका हुआ था कि ईरान वॉर खत्म होगा, बाजार सुधरेगा तब पैसा लगाएंगे, लेकिन बाजार तो 2-4 दिनों में रॉकेट होगा, अब तो पैसा लगाने का कोई मौका नहीं मिला. कुछ ऐसे भी अफसोस जताने वाले, या फिर कुछ ऐसे लोग जो आनंद फान में बेच के भाग गए हों और अब निराश हो रहे हों? तो 2 ट्रेंड हैं लक्ष्मण जी जो दिख रहे हैं. एक तो जरूर ये बात हुई है कि जिस तरह का नेगेटिव माहौल आज से 3 सप्ताह पहले बना हुआ था, उसके कंपैरिजन में आज माहौल ज्यादा उत्साहित है. मूड पहले से बदल गया है, लोग पॉजिटिवली देख बहुत रहे तेजी हैं. से मूड बदला है.
बिल्कुल, बिकॉज़ जिस तेज़ी से क्रूड का दाम गिरा $100 से $70 आप देखें पलक झपकते गिर गया। तो लोगों को ये एहसास हो रहा है कि एसेट प्राइसेस जो हैं, वो काफ़ी जल्दी दोनों तरफ मूव कर सकते हैं। तो अगर उन्होंने भारत में निवेश करने के लिए अगर पहले अगर वो डरे हुए थे, तो एक उनके मन में ये भी रहती है ना, जो जिसको नाम दिया गया है फोमो, द फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट। तो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से तेजी आ जाए और हम छूट जाएं। लेकिन टूट जाए। हाँ, लेकिन जैसा ये अपने कार्यक्रम का जिस तरह का टॉपिक ही था लक्ष्मण जी, कि ऐसा नहीं है कि सारे जो आशंकाएं हैं वो दूर हो गई। जैसे मानसून को लेकर अभी भी आशंका है। हाँ, फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट किस तरह आएंगे उसको लेके आशंका है। तो जैसे 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 गौरंग भी बता रहे थे ना कि कुछ लोग हैं जो अग्रेसिव बेट लेते हैं। तो जो अग्रेसिव बेट लेने को तैयार हैं वो बाजार में आज प्रवेश करने के लिए बिल्कुल उत्सुक हैं। लेकिन एक दूसरा ट्रेंड भी मुझे देखने को मिल रहा है लक्ष्मण जी, जो कि मैं सामने रखना चाहूंगा। होता क्या है ना कि जो आम निवेशक है, वो नियर टर्म परफॉर्मेंस को देख के ज्यादा प्रेरित हो जाता है। और हाल के दिनों में जो विदेशी बाजारों का प्रदर्शन रहा है, वो हमारे बाजार से काफी अच्छा रहा है। तो लोग अगर म्यूचुअल फंड में इंटरनेशनल फंड्स इन्वेस्ट करने का जरिया अगर खुला होता, तो मेरे ख्याल से शायद सबसे ज्यादा फ्लो हमको उस कैटेगरी में मिलता। उसके लेकिन हाँ, लेकिन अभी तो वहाँ बंदिश लगी हुई है, तो लोग वहाँ निवेश नहीं कर पा रहे हैं। तो एक छटपटाहट दिखती है मुझको, और एक इच्छा दिखती है कि मैं किस तरह से ग्लोबल मार्केट्स में एक्सपोज़र ले लूँ। पहले हम लोग रिकमेंड करते थे कि ग्लोबल मार्केट में एक्सपोज़र लेना चाहिए आपको फॉर द पर्पज़ ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। लेकिन आज तो नैरेटिव बदल गया है। आज लोग फॉरेन मार्केट में एक्सपोज़र लेना चाहते हैं बिकॉज़ उनको लगता है कि रिलेटिव रिटर्न उनको उस बाज़ार से ज़्यादा मिलेगा। हाँ, लेकिन ये बात जब कैलेंडर ईयर 26 खत्म होने को आएगा, जब आप हम लेखा-जोखा देखेंगे, तो शायद अभी जो लोग इस तरह से भागे-दौड़े चले जा रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स में, शायद उनको लगेगा कि अगर वो डोमेस्टिक मार्केट में टिके रहते और यहाँ पर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में अगर उन्होंने इंटेलिजेंटली एलोकेट किया होता, तो शायद उनको इस कैलेंडर ईयर में इंडियन मार्केट से ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलता, बजाय उसके कि उनको विदेशी मार्केट से मिलेगा। हालांकि ये है कि लोगों में अब इतना पेशेंस रहता नहीं है। अब जेनजी ज़्यादा मार्केट में आ गए हैं, तो चाहते हैं कि आज पैसा लगाएं, कल कमाएं। तो जी, बाहर जब आए, जब भारतीय बिल्कुल, मार्केट सुधरेगा तो आ जाएंगे वापस। जब जहां बिल्कुल। पैसा मिल रहा है वहां चला जाए। तो ये सोच रहती है। ऐसा करते हैं, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। कहीं जाएगा नहीं, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा करें कि बाजार की ये तेजी कितनी टिकाऊ है। ब्रेक पे जाने से पहले हमने दो मेहमानों से पूछा कि उनके पास जो लोग आते हैं वो आखिर क्या जानना चाहते हैं। उसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं। सुदीप सर, कई लोग ऐसे मिले कि उनका कहना था, देखो जब बाजार गिर रहा था तो हमारे तो पोर्टफोलियो आधा हो गए, अब जब उठा है तो पोर्टफोलियो तो पूरा हो ही नहीं रहा है। पोर्टफोलियो तो अभी आधा का आधा ही दिख रहा है। क्या माजरा है, क्या दिक्कत कहाँ आती है? देखिए, दिक्कत तो है लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, आप कहाँ पे हो और कैसा मोमेंटम मार्केट का है। जैसे देखिए, लार्ज कैप में बहुत जबरदस्त बिकवाली हुआ। इसका कारण क्या है? क्योंकि एफआईआई से जम के बिकवाली की है और एफआईआई के पास लार्ज कैप स्टॉक्स का क्वांटिटी ज्यादा था, तो उन्होंने बिकवाली की, तो नेचुरली लार्ज कैप में ज्यादा बिकवाली आया है। मिड कैप और स्मॉल कैप उतना इंपैक्टेड नहीं है। तो मिड कैप, स्मॉल कैप में अगर आप सही कंपनीज में, सही सेक्टर में निवेशित हो, तो शायद आपका पोर्टफोलियो उतना खराब नहीं हुआ है। तो ये एक शंका रहता है। दूसरा एक जो हम लोगों ने देखा है लक्ष्मण जी, जो संजय जी अभी जिक्र कर रहे थे, बहुत इंक्वायरी आ रहा है टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट इन इंटरनेशनल मार्केट्स। क्योंकि टेस्ला का आईपीओ हो, सॉरी स्पेसएक्स का आईपीओ हो, या जो मैग्निफिसेंट 7 जो कहा जाता है, वहां पे कैसे निवेश किया जाए, गिफ्ट सिटी के जरिए कैसे निवेश किया जाए। बहुत एक्साइटमेंट, बहुत इंक्वायरी फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आ रहा है। हमारे यहाँ कुछ ब्रोकर्स ने गिफ्ट सिटी में अपना कामकाज भी शुरू किया है, तो इंक्वायरी तो बहुत आ रहा है। दूसरा एक चीज जो हम देख रहे हैं कि इंक्वायरी किस चीज के लिए आ रहा है? विदेश में निवेश करने के लिए, यूएस मार्केट में निवेश करने, यूएस में अभी आईपीओ में एफआई जा निवेश रहे हैं। करने के लिए। अभी एफआई जा रहे हैं, डीआई भी चले जाएंगे क्या यहाँ से?
देखिए, ये तो बताना मुश्किल है, पर इंक्वायरी बहुत आ रहा है, जबरदस्त इंक्वायरीज आ रहे हैं और पंकज जैन सर जेन्युइन आऊं आपके इंटरेस्ट है। पास भी। जेन्युइन इंटरेस्ट है लक्ष्मण जी, ऐसा नहीं है कि हम्म, जैसे मतलब हवा में इंक्वायरी, जेन्युइन इंटरेस्ट है, वो इन्वेस्ट करना हम्म, चाहते हैं। तो ये एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दूसरा एक चीज जो देखने को मिल रहा है कि जो कि बहुत ही अच्छा है, कि जब मार्केट हम्म, इतना गिरा था तब भी लोग आके पूछ रहे थे कि अच्छा, मार्केट तो सर गिरा है, तो अभी कहाँ आपको लगता है 1 साल प्लस का नजरिया से निवेश किया जा सकता है। तो हम लोगों ने कुछ सजेशंस दिए और लोगों ने पैसा लगाया भी। इसीलिए आपने देखा होगा कि एफआईआई दबा के बेच रहे थे, मार्केट गिर रहा था, पर मार्केट इतना भयंकर नहीं गिरा जितना एफआईआई के आंकड़े देख के अगर सिर्फ एफआईआई के आंकड़े देखो तो लगेगा कि भयंकर गिरेगा, उतना भयंकर गिरावट मार्केट में नहीं आया। ये कारण बिल्कुल यही था कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इधर डायरेक्टली और म्यूचुअल फंड के जरिए पैसा लगा रहे थे, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे थे, अच्छे शेयर्स में खरीदारी बीच बीच में आ रहा था। तो ये दो डिस्टिंक्ट ट्रेंड हमने पिछला अगर कह सकते हैं 3-4 महीने में देखा है। हम्म। ये पंकज जैन साहब को जोड़ना चाहते हैं इस ट्रेंड में, कुछ यही ट्रेंड आपको ही मिल रहा है या फिर कुछ अलग है? नहीं नहीं लक्ष्मण जी, इसमें मैं 2-3 चीजें ऐड करना चाहूंगा। एक तो जो जी। आपका एक मूल सवाल है कि इन्वेस्टर्स आके क्या पूछता है, क्या करना चाहिए, हाँ। उसमें मैं ये ऐड करना चाहूंगा, एक ऐसा तबका ऑफ इन्वेस्टर्स है जो कि काफी जागरूक हो गया है, काफी इंटेलिजेंट है, काफी होमवर्क करता है, एंड रादर वी एज अ ब्रोकर वी लुक फॉरवर्ड टू इंटरेक्शन विद देम। वो आके ज्ञान देते हैं कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर फील्ड एंड दिस इज व्हाट मे हैपन इन डेज अहेड। सो अब खाली वो नहीं रहा आज से जो 5-10 साल पहले कि ब्रोकर को ही ज्यादा नॉलेज थी और इन्वेस्टर्स को काफी नॉलेज थी। सो कुछ हद तक लगता है कि चैट जीपीटी का कुछ कमाल हो। नॉट जस्ट चैट जीपीटी, आई थिंक काफी आजकल जो जेंजी हैगा, वन शुड अप्रिशिएट द काइंड ऑफ नॉलेज दे आर कैरिंग। और हर फील्ड में हम एज अ ब्रोकर हम बात करते हैं कि हमारा जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ नॉलेज जो है इज इंटरेक्शन विद आवर गुड क्लाइंट्स, रेलेवेंट क्लाइंट्स, इंटेलिजेंट क्लाइंट्स। हमारे को सिर्फ ये देखना होता है कि भाई इस क्षेत्र का ये क्लाइंट एक्सपर्ट है, इस क्षेत्र का ये क्लाइंट एक्सपर्ट है। सो इट्स नॉट जस्ट दैट कि वी हैव टू, ना इतना समय होता है, ना इतनी पेशेंस होती है कि बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स पढ़ी जाए। सो इट्स लाइक वी एंड अप बीइंग गुड जोमैटो कि कहां से अच्छी नॉलेज एक्वायर हो सकती है। सो नॉट जस्ट कि क्लाइंट हमसे इंटरेक्शन करता है, हम भी क्लाइंट से, अच्छे क्लाइंट से इंटरेक्शन करने के लिए काफी तत्पर रहते हैं। सो आई थिंक दैट बिकम्स वन गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके अलावा जैसे अभी एक प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन हो रही थी, ये बात बिल्कुल सही है कि लोगों में काफी एक पिछले दिनों था कि हम भी बाहर के स्टॉक्स में बाहर निवेश कर पाते। बट आई थिंक अगर वो चीज, इट्स गुड दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी हैं। मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं इस टाइम मालूम, शायद $7 बिलियन की रिस्ट्रिक्शन देगी अक्रॉस द म्यूचुअल फंड या अक्रॉस द स्कीम्स। और इसी वजह से है कि जो भी इंटरनेशनल बेस्ड थीम्स हैं उसमें सारों में सब्सक्रिप्शन बंद है। क्योंकि अगर वो चीज नहीं होती तो जो जिस तरह से हमने देखा कि जो फैंसी टुवर्ड्स द गोल्ड थी, रन टुवर्ड्स द गोल्ड था, रन टुवर्ड्स इंटरनेशनल फंड्स या इंटरनेशनल स्टॉक्स भी हो जाता और उससे और एक करेंसी पे रन हो जाता। सो इट्स अ डबल एज सोर्ड। आई थिंक दैट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सो दैट वाज हैपनिंग। सो नाउ अल्टीमेटली कमिंग बैक टू आवर मार्केट, जैसा मैं कह रहा था कि अब जिस तरह से हम देख रहे हैं मार्केट में काफी स्टेबिलिटी आ गई है, मार्केट में काफी ऑप्टिमिज्म है। इट जस्ट दैट कि अब जो एक ट्रूस आया है, जो एमओयू साइन हुआ है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ट्रम्प साहब एक बड़ी वॉलेटाइल पर्सनैलिटी है। सो ये हमें वी शुड विश एंड प्रे कि दिस ट्रू स्टेज, दिस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्टेज, और इसमें एक जो प्रोग्रेशन हो टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड हो। बट आई थिंक एज अ इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर, वन शुड बी रेडी विद द काइंड ऑफ स्टॉक्स वन शुड ओन। या मुझे डिप्स मिलते हैं, डिप्स मिलते रहेंगे। I'm more than sure this is a fragile kind of MOU. This is a fragile kind of truce. और बीच बीच में अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगे। बट मेरे को लगता है now on a step ladder basis, I think we may move 2 steps forwards, 1 step backward. अगर ये ट्रूस थोड़ा सा भी ढंग से होल्ड करता है और मॉनसून बहुत ज्यादा खराब नहीं होती, इफ वी गेट समथिंग बेटर देन व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, आई थिंक मार्केट इज इन फॉर मच बेटर फेस देन व्हाट इट इज टुडे। बिल्कुल, इससे ज़्यादा बेहतर पोजीशन पर। और गौरांग शाह साहब, मैं थोड़ा सा अलग सवाल आपसे पूछना चाह रहा था कि कई लोग हैं जिनके पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक हैं जो ऊपर से 50% नीचे पे आकर रुके हुए हैं, कई के आईटी स्टॉक भी हैं। अब पूछ रहे हैं ये सवाल कि भाई उसको क्या करूं?
अब चूंकि इतना नुकसान सही सह लिया तो उसको रखे रह लेते हैं। दूसरा कहता है इसको निकाल लो और कहीं ऐसे जगह लगाओ जहाँ पे कम से इससे तेजी से यहाँ पे रिकवरी आए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ऐसे लोगों के लिए क्या सलाह होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो लक्ष्मण जी, ये 50% की गिरावट जब आपकी निवेश की पूंजी में आ जाती है ना, तो उसके ऊपर पहले तो मुनाफा कमाने की विचारधारा तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पहले ये देखना है कि आप 50% जो गवा चुके हैं उसको कैसे बचा सकें। तो आपके जो दिमाग की घंटी है ना, अलार्म जिसे हम कहते हैं, वो पहले बजनी चाहिए थी। 50% अगर आप रुक जाते हैं तो फिर आप बाजी हार गए मेरे हिसाब से, पहली बात। दूसरी बात, फिर वो कंपनी में कौन सी कंपनी में निवेश किया है, क्या उसमें किसी प्रकार की ऐसी परिस्थिति उभर के आ सकती है कि कोई बहुत बदलाव आ सके। फिर वो निर्भर करता है कौन से क्षेत्र की कंपनी है, छोटी, मझौली, बड़ी, किस प्रकार की कंपनी है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि लोग इंतजार कर लेते हैं कि भाई हाँ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों रिकवरी आ जाएगी। देखिए, एक बात सही है कि उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है, लेकिन शेयर बाजार में जरूरत से ज्यादा उम्मीद रखना भी अनिवार्य नहीं होता। तो आपको निर्णायक तरीके से, और ये आपकी मेहनत से कमाई गई पूंजी है, आपने बचत की है इसकी, और जब आप निवेश करते हैं तो मैंने यही कहा पहले कि प्रश्न ये उठता है कि आप क्या निवेश करने से पहले प्रश्न पूछते हैं या निवेश करने के बाद। अगर आप निवेश करने के बाद पूछते हैं तो ना तो आपको तैरना आता है और आपने जहाज में से समुद्र में छलांग मार दी, और ना ही आपके पास पैराशूट है और आपने हवाई अच्छा, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो निवेश करने के बाद सवाल पूछते हैं। यही मैं बता रहा हूँ, निवेश करने के बाद सवाल पूछना अनिवार्य नहीं है, निवेश करने से पहले सवाल पूछना चाहिए। आप निवेश करने के बाद प्रश्न पूछते हैं तो वो समुद्री जहाज में से अगर आग लग गई तो आप समुद्र में कूद गए और आपके पास लाइफ जैकेट नहीं है, या फिर हवाई जहाज में कूद गए, पैराशूट नहीं है, तो क्या मतलब हुआ। तो देखिए, और ये मैं यही कह रहा हूँ कि जब 20-25% या 15% या 10% भी अगर कोई स्टॉक नीचे आ जाता है तो तहकीकात कीजिए। आपकी मेहनत से कमाई गई पूंजी आपके रुपए है, अगर आप ही ध्यान नहीं रखेंगे तो बाजार में तो लोग बैठे हैं लूटने के लिए। आप तो इतना अगर नुकसान हो जाता है तो मेरे ख्याल से आपको पहले सोचना चाहिए। 50% के बाद मेरे ख्याल से, और जैसे मैंने कहा, देखिए एक समय था जब टाटा मोटर 100 के नीचे चला गया था, अगर मेरी याददाश्त सही। हाँ, फिर रिकवरी आई, तो निर्भर करता है क्षेत्र कौन है, कंपनी कौन सी। आपका कहाँ पे अटके पड़े हैं। संजय सिन्हा सर, एक सवाल और आपसे पूछ चुके, अभी पंकज जैन साहब ने कुछ देर पहले कहा, सुदीप सर ने भी कहा कि बहुत सारी कंपनियां, सेक्टर ऐसे हैं जो एफआई से प्रूफ हैं। अभी हमने देखा कि जो एक्सपोर्ट प्रूफ सेक्टर से उस पर भरोसा ज़्यादा लोगों को बना के पता नहीं बाहर क्या हो जाए, जिस पे डोमेस्टिक कंजम्पशन पे जो चीज़ें ज़्यादा चलती हैं उस पर भरोसा रखो। अब कुछ ऐसे सेगमेंट निकल कर आए जिसमें एफआईज का एक्सपोजर रहता नहीं है, तो एफआई का अभी भी कोई अता पता है नहीं, तो वैसे सेक्टर पर ज़्यादा फोकस किया जाए, वैसे सेगमेंट पर ज़्यादा फोकस किया जाए, तो जब आप जहाँ एफआईज के वापस आने की गुंजाइश है वहाँ पर चला जाए। तो जब आप निवेश करते हैं ना लक्ष्मण जी, तो सारा पोर्टफोलियो एक ही थीम पर तो नहीं बनाया जा सकता। आपको बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए। तो जिस तरह से एफआईआई की सेलिंग हुई है पिछले 1.5 साल में, उसका ज़्यादा बड़ा प्रभाव हम लोगों ने बैंकिंग सेक्टर पे देखा। हमने उसका अभी हाल के दिनों में बहुत बड़ा प्रभाव आईटी सेक्टर पे देखा। तो 2 चीज़ें हैं जो अभी हो गई हैं। एक तो जब से रूपी में स्टेबिलिटी आया है, आपने देखा होगा कि एफआईआई की सेलिंग की इंटेंसिटी कम हो गई है और कुछ-कुछ दिनों में वो पॉजिटिव भी हो गए हैं। तो अगर ये रूपी जैसे-जैसे स्ट्रेंथन होता जाएगा, ये संभव है कि एफआईआई की जो सेलिंग की ट्रेंड है, वो और भी कम हो जाए, हो सकता है रिवर्स होकर पॉजिटिव भी हो जाए। तो हमें इस फैक्टर को बेस बनाकर अगर हम अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो वो शायद मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म में शायद हमें फ़ायदा दे। लेकिन जैसा आपको मैंने प्रोग्राम के शुरुआती तौर पे कहा था लक्ष्मण जी, बाज़ार पे शॉर्ट टर्म पे इवेंट्स का प्रभाव होता है, मीडियम टर्म में लिक्विडिटी, बट लॉन्ग टर्म में वैल्यूएशंस का होता है। तो इसी के लिए पोर्टफोलियो बनाने का जो बेस होना चाहिए हमारा, वो डेफिनिटली फंडामेंटल रीज़न होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप एफआईआई से ही अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं, तो अगर आपने देखा होगा करंट कैलेंडर ईयर में निफ्टी से ज़्यादा बढ़िया प्रदर्शन हमारे मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने दिया, जहां पर एफआईआई का एक्सपोजर ऐसे भी कम है। और अब तो ये जो मिड कैप और स्मॉल कैप का जो बेस मार्केट कैपिटलाइजेशन है,
वही इतना ऊपर चला गया है कि आप उसको भी सेफ्टी के तौर पे देख सकते हैं। जैसे मिड कैप की जो सीलिंग है, वो करीब-करीब 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप पर आ गई है। अगर उसका नीचे देखेंगे तो वो करीब 30-35 हज़ार करोड़ का रेंज है। 35 हज़ार से लेके 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप की कंपनीज़ जो 150 कंपनीज़ हैं, उनको मिड कैप माना जाता है। तो अगर आप स्टॉक सिलेक्शन के लिए जाएँगे तो ये बहुत अच्छा मार्केट कैप का सेगमेंट है जहाँ से आप चुनाव कर सकते हैं। अगर आप उससे नीचे जाइए स्मॉल कैप, तो स्मॉल कैप भी देखिए अगर आपको 5,000 करोड़ से 35,000 करोड़ की कंपनी मिल रही है स्मॉल कैप, तो वो उसमें भी मेरे ख्याल से काफ़ी वैल्यू है, काफ़ी वर्थ है और चूँकि एवरेज अगर आप 10-15 हज़ार करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी लेंगे, तो जिस तरह से भारत की अपॉर्च्युनिटी है, संभव है कि यहाँ से अगले 3 साल, 5 साल में वो दुगना-तिगुना भी हो सकती हैं कंपनी। तो भारत में अगर आपको निवेश करना है और अपनी पोर्टफोलियो बनानी है, तो मेरे ख्याल से इस बात पर ज़्यादा प्रभावित ना होइए कि उस स्टॉक में एफआईआई का एक्सपोज़र ज़्यादा है या कम है। इस बात से ज़्यादा प्रेरित होइए कि क्या वो सही सेक्टर है जहाँ अपॉर्च्युनिटी है और उस सेक्टर में क्या वो सही कंपनी है, जहाँ पर आपको अपॉर्च्युनिटी खोजना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया आपने। सुदीप सर, शो का समय अब चूँकि खत्म होने वाला है, 1 मिनट है हमारे पास। कुछ आप ऐड करेंगे इसमें? जी, मैं ऐड करना चाहता हूँ, मैं संजय से बिल्कुल सहमत हूँ। आपको सेक्टर और कंपनी अच्छा ढूँढना चाहिए। मैं एक संक्षेप में एक क्षेत्र जिसका हम लोगों ने चर्चा ज़्यादा नहीं किया, फार्मास्यूटिकल। मुझे लगता है ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, ये 20 साल पहले इंडियन आईटी जहाँ पे था, वहाँ पे खड़ा हुआ है। एक क्वांटम लीप के द्वार पे खड़ा हुआ है और आने वाला 15-20 साल तक इंडियन फार्मा बहुत अच्छा काम करेगा। अब इसमें स्पेसिफिक कंपनी, स्पेसिफिक एक्टिविटी आपको ढूँढना पड़ेगा, पर संक्षेप में मैं बता रहा हूँ 3 तरह की कंपनी जो मुझे दिख रहा है। एक तरह की कंपनी हो रही जो कि अपना ब्रांड, अपना पेटेंट एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। सन फार्मा सबसे आगे है। ऑर्गन एंड एक्विजिशन के बाद 70% रेवेन्यू उनका ब्रांडेड पेटेंटेड प्रोडक्ट से आ रहा है। और ऐसे और भी आप देखेंगे सिप्ला, वॉकहार्ट, ग्लेनमार्क, डॉक्टर रेड्डी, लुपिन, सब लोग उसी दिशा में जा रहे हैं और जाएंगे भी। दूसरा सेगमेंट है जो अपना कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, सीडीएमओ वगैरह सेगमेंट पे है। यहाँ पे भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है क्योंकि चाइना प्लस वन पिछले दिनों में देखा है, चाइना के कुछ मॉलिक्यूल्स यूएस और यूरोप में प्रॉब्लम हो रहा है और वो इंडिया से मैन्युफैक्चर करवाना चाहते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी बरकरार रहेगा और यहाँ पे भी बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगा। तीसरा डोमेस्टिक डोमेस्टिक फार्मा सेक्टर में भी 25% सीएजीआर है। तो डोमेस्टिक फार्मा फोकस्ड जो कंपनीज है जैसे कि मैनकाइंड फार्मा हो गया और भी कंपनीज है, यहाँ पे भी ध्यान दिया जा सकता है। तो तीनों सेगमेंट में बहुत ग्रोथ आएगा। साथ में फार्मेसी के साथ आप हेल्थ केयर भी जोड़ दीजिए। हॉस्पिटल क्षेत्र में बिल्कुल, वही मैं बहुत कहना चाह रहा था कि जबरदस्त सिर्फ फार्मा ही नहीं, वो तो फार्मा के जड़ हेल्थ जो है वो केयर। तो हॉस्पिटल ही जी जी हेल्थ जी केयर है, वहीं से फार्मा जी फार्मा के फल वहीं से निकलते हैं। चूंकि शो का समय यहीं पे खत्म हो रहा है, इसलिए मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय निकालने के लिए। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।